Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास सिक्स की हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। क्लास एट्थ की हिस्ट्री में 6 चैप्टर हो चुके हैं, ये 7th चैप्टर है। इसके बाद 3 चैप्टर और आएंगे डे बाय डे। उसके बाद आपकी क्लास एट्थ की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, देन 7th ही करेंगे, फिर ज्योग्राफी की, देन पॉलिटी। ठीक है, हिस्ट्री क्लास एट्थ की थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए वीडियोस मैं चाहती हूँ कि ना लंबी हो, बट हो जाता है 25 से 30 मिनट। ठीक है, जो बड़े चैप्टर है। ठीक है, बाकी 15 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ आपको समराइज करके बता दूँ। ठीक है ना। अब अगर आपको कुछ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश वालों को, तो भाई इंग्लिश वालों प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। मैं समझा तो हिंदी में ही रही हूँ ना, और बाइलिंगुअली समझाने की कोशिश करी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, और चलिए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाउ। ये चैप्टर है आपका देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये बेसिकली चैप्टर उस बेसिस पे है कि अंग्रेजों को लगता था कि यहाँ के लोग सभ्य नहीं है, तो उन्हें सभ्य बनाने की ज़रूरत है और राष्ट्र को शिक्षित करने की ज़रूरत है। मतलब उन्हें एजुकेशन उनके पास नहीं है, तो उन्हें लिटरेट करने की ज़रूरत है, ऐसा उन्हें लगता था। तो ये चैप्टर उसी के बेसिस पे है ना। पहली इंफॉर्मेशन हमें मिलती है प्राच्यवादियों की प्राच्यवादी की परंपरा। तो देखिए प्राच्यवादी की परंपरा में क्या है कि 1783 में विलियम जोन्स एक व्यक्ति हैं, वो कलकत्ता गए थे या फिर कलकत्ता आए थे। उन्हें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सुप्रीम कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो द्वारा स्थापित किया गया सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट में इन्हें विलियम जोन्स को जूनियर जज के रूप में तैनात किया गया था। ठीक है, ये जब कलकत्ता आए थे, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था, तो उसी में इनको जूनियर जज के रूप में तैनात किया गया, या फिर इनकी नियुक्ति जूनियर जज के रूप में हुई। कानून के तो ये माहिर थे ही, क्योंकि इन्हें जूनियर जज का पद मिला था, तो कानून के माहिर होंगे तभी मिला होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो विलियम जोन्स थे, ये एक भाषाविद भी थे। ठीक है, भाषाविद भी थे। अब ये भाषाविद होते हैं, ये कौन होते हैं? ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, भाषाविद वो लोग होते हैं जो कई भाषाओं का जानकर और कई भाषाओं को जानते थे और जानकार होते थे। ठीक है, कई भाषाओं के जानकार होते थे, उन्हें हम भाषाविद बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि विलियम जोन्स ने बेसिकली ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजों को अध्ययन किया, और फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे। ठीक है, और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो देखिए इनको कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान था, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, ये सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। ठीक है, इतना ही नहीं, कलकत्ता से आने के बाद वे क्या करते थे, रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वान के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियों को समझना, उनके व्याकरण को, है ना, और संस्कृत काव्यों का अध्यापन का काम करते थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया था, कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की भी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। ये सब था विलियम जोन्स के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि जोन्स ने ऐसा पाया कि उस समय जो कलकत्ता में तैनात बहुत सारे तैनात अंग्रेज अफसर थे, वो भी उनके जैसे ही दिलचस्पी रखते थे। अब उनकी क्या दिलचस्पी थी, अभी मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा भाषाओं का पठन पाठन अध्यापन, ये सारी चीज़ें थी जोन्स में। तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेजी अफसर तैनात हुए ना, उनमें भी यही दिलचस्पी मिली। तो और अगर उन कुछ के नाम ले, कुछ अंग्रेजी अफसरों के, तो देखिए हेनरी थॉमस कोलब्रुक है, और नेथेनियल हाल हेड हैं। ठीक है, ये भी भारतीय भाषा सीख कर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। मतलब इनके जैसा काम कुछ ये कर रहे थे। ठीक है, तो फिर
अब क्या हुआ कि इन लोगों ने एक साथ मिलकर जो ये काम कर रहे थे, जैसे जोन्स कर रहे थे, हेनरी टॉमस कॉलब्रुक कर रहे थे, नेथेनियन हॉलहेड कर रहे थे, इन सब ने मिलकर एक सोचा कि एक हम सोसाइटी बना लेते हैं, तो उसमें लोग यही काम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक सोसाइटी, जोन्स ने एक सोसाइटी बनाई जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, ठीक है। नाउ इतना ही काम नहीं, इन्होंने एक और काम किया, एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल जाती है कि प्राच्यवादी कौन होते हैं। तो देखिए, प्राच्यवादी कौन होते हैं? एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले। जो एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखते थे उन्हें हम प्राच्यवादी लोग बोलते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर कौन होते हैं? तो देखिए, जस्ट अ मिनट। वर्नाकुलर बेसिकली आमतौर पर मानक शब्द से अलग किसी स्थानीय भाषा, कोई पर्टिकुलर एरिया की भाषा या फिर वहाँ की बोली, ठीक है, वहाँ की बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिह्नित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मतलब जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि जो हाँ क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा हो, वादी शासकों की भाषा, हाँ अंग्रेजी हो, उसके बीच एक फ़र्क को चिह्नित करने के लिए इन्होंने वर्नाकुलर का एक वर्ड निकाला। वर्नाकुलर मतलब वहाँ की स्थानीय भाषा या फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज से है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या मिलती है कि मैकाले का मिनट विवरण के आधार पर, तो देखिए मैकाले का मिनट विवरण के आधार पर 1835 में क्या होता है, अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित होता है और ये भी फैसला लिया जाता है कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए, ठीक है। मैकाले ने अपना मिनट विवरण जब दिया तो उस आधार पर ये डिसाइड हुआ कि अंग्रेजी को मतलब अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, उसमें ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, मतलब हायर एजुकेशन का, ठीक है ना। कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थान को प्रोत्साहन ना दिया जाए। प्राच्यवादी अभी हमने डिस्कस किया था, मतलब एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले प्राच्यवादी हो, तो वो भाषाएं भी प्राच्यवादी हैं ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, ये है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कि 18 वुड डिस्पैच या वुड के डिस्पैच पत्र या नीति पत्र हम बोल सकते हैं। इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। कब? 1857 में, ठीक है। ये तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है कि 1854 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा, ठीक है, कि गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में नोट भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को भेजा, ठीक है। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड का नीति पत्र या फिर वुड का डिस्पैच के नाम से जाना गया, ठीक है। अब इसमें ये था, इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा कि जो भारत में लागू की जाएगी शिक्षा नीति, उसकी रूपरेखा स्पष्ट करी थी, मतलब मेंशन कर दी थी। और एक बार फिर से दोहराया था, रिपीट किया था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर, है ना, ये जो एशियाई भाषा है इसके ज्ञान के, एशियाई भाषा इसके ज्ञान पे या एशियाई शिक्षा इसके ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे, है ना। मतलब प्राच्यवादी को ज्ञान के स्थान पे आप यूरोपीय शिक्षा
अपनाएं। प्राच्यवादी में क्या था, एशिया की भाषा और संस्कृत का ज्ञान, ठीक है, आप ये मत करो, आप यूरोपीय भाषा को अपनाओ, ये लिखा हुआ था बेसिकली मैकाले के इसमें क्या कहते हैं, वुड 1854 के आपके वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र में, मतलब उसके नाम से जारी हुआ था ना, तो उसमें ये लिखा था, ठीक है। इस दस्तावेज में ये भी था, यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था। मतलब अब उन्होंने बोला कि आप यूरोपीय शिक्षा को अपनाइए तो उसके बेनिफिट्स ही लिखेंगे, उसके अगेंस्ट के, मतलब वो प्राच्यवादी को मना कर रहे थे तो उसके लिए ये उसके खिलाफ ही लिखेंगे। उनके मुताबिक ये भी बताया गया कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में महत्व मिलेगा, है ना। तो यही लिखा है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहार होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ये भी है, पूरब का साहित्य, इन्होंने ये भी बोला, पूरा का साहित्य न केवल भयानक, मतलब उसकी बुराई कर दी, भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि यहाँ के लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है ना, पूर्व के साहित्य, और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। मतलब बुराई कर दी किसकी, प्राच्यवादी ज्ञान की। किसको श्रेष्ठ बताए, यूरोपीय शिक्षा को, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मिलती है विलियम एडम्स की रिपोर्ट, जो 1830 में आती है। स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। किसने दौरा किया, स्कॉटलैंड से जो आए थे ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने, ठीक है, बंगाल और बिहार के जिलों का क्या करा, दौरा किया ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, महात्मा गांधी की ये दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी। महात्मा गांधी चाहते थे हमारे गांधी जी की भाई शिक्षा ना भारतीय भाषाओं में दी जाए, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, लोकल लैंग्वेज हो। अंग्रेजी में जो शिक्षा दी जा रही है ना, वो भारतीयों को अपाहिज बना रही है, ठीक है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं, महात्मा गांधी बोलते हैं कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती है, ओके ना। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। ये शांति निकेतन क्या है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, शांति निकेतन ये है कि टैगोर जब बच्चे थे तो वो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, है ना, क्योंकि उनका वहाँ दम घुटता था। दम क्यों घुटता था, क्योंकि स्कूल का एक माहौल होता था, उन्हें ऐसा लगता था कि स्कूल कोई जेल है, वहाँ बच्चा अपने मन की नहीं कर पाएगा, दूसरे शिक्षक को सुन रहे होते थे। टैगोर का जब दूसरे शिक्षक कुछ बता रहे थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता, तो मतलब उनका दम घुटता था, दमनकारी व्यवहार लगता था, उन्हें जेल जैसा लगता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचार को काफ़ी प्रभावित किया। फिर वो जब बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, ठीक है, मुक्त और रचनाशील हो सकें, जहाँ अपने विचारों आकांक्षाओं को समझ सकें। वो टैगोर को ऐसा भी लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, है ना। टैगोर को ये भी लगता था कड़े नियम और बंधकारी अनुशासन में ना सीखें बच्चे, है ना, इसीलिए उनके अंदर उत्सुकता हो, जानने की चाह हो, ठीक है, इसके हिसाब से ही उनका ये सब कुछ मानना था। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया, ग्रामीण परिवेश में, ठीक है। उस जगह बेसिकली क्या था, निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दे रही थी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर, मतलब खुला वातावरण था, वहाँ बोर्ड लगा के वहाँ ये शिक्षा देते थे, ठीक है, वही शांति के निकेतन बोला गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारे टैगोर थे और महात्मा गांधी, इन दोनों की शिक्षा में क्या डिफरेंस था। जो टैगोर थे वो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का संरक्षण थे। वो ये कहते थे इन दोनों में से जो बेस्ट है उसे उठा लो, वो हम मानने को तैयार है, या वो हम मानते। गांधी जी जो थे हमारे, वो पश्चिमी सभ्यता और मशीन व प्रौद्योगिकी के उपासना के कट्टर विरोधी थे। वो कहते थे भैया जो यहाँ है, हिंदी है, संस्कृत है, यही सब चीज़ें जो हमारे देश का है, बस वही, उसी में शिक्षा दो, वही सबसे बेस्ट है। गांधी जी ऐसा बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन,
देखिए चैप्टर आपके सामने आया, मैंने बताया इसका मतलब क्या है चैप्टर का आपको स्टार्टिंग में ही। जो मैं बता चुकी हूँ उसे स्किप कर दूंगी, जो नहीं बताया वो मैं बताने की कोशिश करूंगी। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको 1783 विलियम जोन्स क्या करते हैं, कलकत्ता जाते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था वहाँ पे जूनियर के जज पे उन्हें तैनात किया जाता था। कानून में तो वो माहिर थे ही, उसके साथ साथ भाषाविद थे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने ग्रीक और लैटिन और फ्रेंच, अंग्रेजी, ठीक है। अपने एक दोस्त से अरबी भी सीखी, ठीक है। कलकत्ता में आने के बाद उन्होंने संस्कृत भी सीखी, उनका अध्ययन है। उसके साथ साथ कानून, दर्शन, ये मैं बता चुकी, राजनीतिक, नैतिक, अंकगणित, इन सब भारतीय पुस्तकों का भी इन्होंने अध्ययन किया था। अब जो उसने ऐसा पाया कि अंग्रेज अफसर भी बहुत सारे भाई इसी काम में दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसे कि ये टॉमस कॉलब्रुक और नेथेनियल हालहोल्ड, तो इन्होंने क्या किया कि साथ मिलकर एक सोसाइटी बनाई जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, एशियाटिक सोसाइटी का नाम दिया, ठीक है। एक शोध पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया जो कि एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका बोली गई, ठीक है ना। जॉन सॉल कॉलब्रुक जो थे बेसिकली वो भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे। अब ये क्या रवैया रखते थे, वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे, मतलब दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस देते थे। उनका मानना था ऐसा, जोन्स और कॉलब्रुक का, कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, लेकिन बाद में उसका पतन हुआ, जो कि हम सभी को पता है, ठीक है। उनकी राय में ऐसा था कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानून ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी है। उनका यह भी मानना था हिंदू और मुसलमानों के असली विचार व कानून को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है, ठीक है। ये इन दोनों की ऐसी सोचना, ऐसे ये लोग ऐसा सोचते थे, ठीक है। मदरसा आप सभी को पता है, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं, ठीक है। या किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ठीक है। कोलकाता का ये फोर्ट मेमोरियल है, अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इस तस्वीर से पता चल रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स, हाँ, कलकत्ता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल है, ठीक है। अब इसमें ये पंडित हैं, ये मुंशी हैं, ठीक है, और ये कौन है, हेस्टिंग होंगे आई गेस। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हेस्टिंग, देखिए ये वाले जो हैं ये खड़े, ये हेस्टिंग महाराज हैं, ये पंडित हैं और ये मुंशी हैं, ठीक है। और इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई ना। नेक्स्ट क्या है, वर्नाकुलर का नाम दिया, केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते, ठीक है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी, ये लिखा है, स्थानीय रीति रिवाज और कानून के बारे में जानते और प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद और व्याख्या करने में मदद करते, ठीक है। हेस्टिंग ने पहल करके मदरसे, ये तो इसकी इमेज है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राच्यवादी मैंने बताया एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले जो होते थे वो प्राच्यवादी होते थे। मुंशी ऐसा व्यक्ति था जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना भी जानता था, मुंशी, ठीक है, ये सब कुछ जानता था, फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना, ठीक है। वर्नाकुलर मैंने बताया लोकल लैंग्वेज, वही फिर से बताने का क्या मतलब, पूरब की जघन्य गलतियाँ, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ एक बहस चलती है, 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका कहना यह था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। पूरब के ज्ञान को उन्होंने बिल्कुल मतलब गलत बता दिया और नेगेटिव बात करने लगे। उनके मुताबिक ये था पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, और उन्होंने ये भी दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध तीखा हो गया था, ठीक है, और भी तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इस आलोचना में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। भारत को असभ्य देश मानते थे, ठीक है, कौन, बेबिंगटन मैकाले, ठीक है।
असभ्य जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा, ये पेज फिर से आ गया, पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति की समकक्ष नहीं थी। अब उन्होंने बोला कि भाई इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है। मैकाले का ये भी कहना था, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अन्य, जस्ट अ मिनट, इसमें इमेज आएगा, सही नहीं है, जस्ट अ मिनट, भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है ना। मैकाले ने ये बोला, ठीक है। और ये सभी ये लोग तर्क अपना देते चले गए। फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैकाले के मिनट विवरण के आधार पर 1835 को क्या होता है, अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसमें यह बोला गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए, कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे थे, ठीक है, की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी इस मैकाले के मिनट विवरण के बाद, ठीक है। 1854 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बेसिकली भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया संदेश को वुड का डिस्पैच, वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाने लगा। इस दस्तावेज में यही था, इस दस्तावेज को लागू करने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा पूरी इन्होंने स्पष्ट इसमें लिख दी थी। और फिर से दोहराया था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर, ठीक है, प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाना कितना व्यवहारिक है ना। प्राच्यवादी को वे गलत बताते थे और यूरोपीय शिक्षा को बहुत सही बताते थे, ठीक है। ये सब हम डिस्कस करे हैं आपसे, ठीक है। नाउ लास्ट में ये भी डिस्कस किया, पूरब का ज्ञान त्रुटियों से भरा है, इसमें ये गलतियां हैं, वो गलतियां हैं, ये सब मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, ठीक है। नाउ 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। 1857 में क्या स्थापना की जा रही थी, कलकत्ता मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की, ओके। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी ये आप देख सकते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। देखिए, विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया था, ठीक है। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया था। एडम ने रिपोर्ट तैयार की, वह दिलचस्प थी। ऐसी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की कि वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। अब ये इस बारे में है कि मतलब किस तरह बंगाल और बिहार में शिक्षा चल रही थी, तो उस पे एडम ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने बोला बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा क्या हैं, पाठशालाएं हैं। बहुत छोटे छोटे केंद्र हैं जिसमें आमतौर पर 20 से भी ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा थी। इन पाठशालाओं में संपन्न लोग या फिर किसी समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशाला स्वयं गुरु द्वारा भी चलाई जा रही थी, जो एडम ने रिपोर्ट बताई उस हिसाब से, ठीक है। शिक्षा का तरीका भी उसमें काफ़ी लचीला था। जिन चीज़ों की स्कूल में उम्मीद थी उनमें से कुछ उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं थी, इमारत नहीं थी, बेंच कुर्सियां नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, अलग से कक्षाएं नहीं थी, बच्चों की हाजिरी लेने का प्रावधान नहीं था, सालाना इम्तिहान, नियमित समय सारणी नहीं थी, पाठशाला बरगद की छाँव में चलती थी या फिर किसी दुकान या मंदिर के कोने में या फिर गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी तय करती, अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, क्या पढ़ना है यह विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से तय किया जाता है, ठीक है। अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता, सबको एक साथ बैठाकर जो शिक्षक होता था, जो गुरु होता था, अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के साथ बात करते थे, ओके।
फिर एडम ने यह भी पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए ये भी बोला कि लचीली है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे फसल की कटाई कटाई होती थी तो कक्षा बंद कर दी जाती थी, ठीक है, क्योंकि गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करते थे। जब कटाई और अनाज के हो जाते थे, ये सब काम हो जाता था, फिर स्कूल ओपन कर दिए जाते। तो इससे ये होता था कि साधारण जो काश्तकार के बच्चे भी होते थे वो भी पढ़ाई आराम से इजीली कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं अरविंद घोष, ये आप देख सकते हैं। एक बार इनका ये नोट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया था। ये अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, महात्मा गांधी बोलते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही हो। उनके मुताबिक जो शिक्षा अंग्रेजी है या बाहरी शिक्षा वो हमें अपाहिज बना रही है, ठीक है। उनकी राय ऐसी भी थी कि विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं, है ना। महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया गया है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की गई है। गांधी जी का ये भी तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। यानी उनकी राय में ये था कि केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो क्या करना पड़ता है, लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखना पड़ता है, या जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। ओके, ये गांधी जी का मत था। साक्षरता ही शिक्षा नहीं, ये महात्मा गांधी ने एक ये लेख लिखा है, ठीक है ना। ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन इन्होंने बोला था, 1901 में इसकी स्थापना की, ठीक है। जब वो छोटे थे, स्कूल जाते थे तो उनका दम घुटता था इन सब कारणों में, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था वो बंद बंद तरह का माहौल। तो उन्होंने कलकत्ता में, यहाँ पे लिखा है, कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। निर्मल शांति, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, इसलिए जस्ट अंडरलाइन करके बता दे रही हूँ। गांधी जी पश्चिमी अब देखिए, गांधी जी जो थे पश्चिमी सभ्यता और मशीनों के प्रति उपासना के कट्टर आलोचक थे, और इन दोनों में डिफरेंस ये था। और टैगोर जो थे इन दोनों का श्रेष्ठ तत्वों के, पश्चिमी के हों या भारतीय परंपरा के, इन दोनों के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण थे, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। महात्मा गांधी विरुद्ध थे, पाठशाला, प्राकृतिक परिवेश में, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखना चाहो, मैच करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो गया। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। और आज शाम से लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है कि लाइव स्टडी नाइट में 11 से 12:30 आपका सीटेट का एग्जामिनेशन नियर है, तो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें ये होगा कि मैं जस्ट लाइव कर दूंगी, आप भी लाइव कनेक्ट हो जाना, बट अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अपनी जो इस एग्ज़ाम को पढ़ रहा है वो पढ़ेगा, ठीक है। इससे ये रहेगा कि 1 से 1.5 घंटे आप देख पाओगे कि और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़, अगर आपका मन हो तो। अभी तक 57 लोगों ने बोला है ऐसा, कि अब देखते हैं कितने कनेक्ट होते हैं। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।